हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस से स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथमेटिक्स का अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स देख रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर में हमने अपने पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन देखा बेस्ड ऑन डिग्री। अब इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर? अब देखो, इस टॉपिक पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करते हैं। आपके सामने मैंने एक नंबर लिख दिया, ठीक है, और मेरा सवाल आपसे ये रहा। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए सर कि हमने जस्ट सीखा था कि कांस्टेंट टर्म भी एक पॉलिनोमियल होता है। तो हां सर, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है। चलो बढ़िया। मेरा दूसरा सवाल, इस पॉलिनोमियल की वेरिएबल क्या है? इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या होगा, ये मुझे बताओ। सवाल क्लियर हो गया कि अगर 4 एक पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल मुझे बताओ क्या होगा। सवाल क्लियर हो गया? अब देखो, यहां पे आप जवाब नहीं दे सकते। अगर मैं आपको सिर्फ 4 लिख के दे रहा हूं तो आप इस पॉलिनोमियल का मुझे वेरिएबल नहीं बता सकते। क्यों सर? क्योंकि ये जो 4 है ना, ये कई तरीके से लिखा जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ये कैसे कैसे लिखा जा सकता है। सर, इस 4 को अगर मैं चाहूं तो 4 इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकता हूं। जब इस 4 को मैं ऐसा लिखूंगा तो यहां से दिख रहा है सर, वेरिएबल का काम एक्स कर रहा है। इसी 4 को सर अगर मैं चाहूं तो 4 इंटू वाई की पावर 0 भी लिख सकता हूं। सर बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहां पे वेरिएबल का काम y कर रहा है। इसी तरीके से इस 4 को चाहूं सर तो मैं 4 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू वाई की पावर 0 भी लिख सकता हूं सर। तो यहां पे वेरिएबल का काम x और y दोनों ही कर रहा है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? अगर सिंपली एज अ पॉलिनोमियल मुझे एक कांस्टेंट टर्म दे दिया गया और मुझे यह डिटरमाइन करना पड़े कि उसका वेरिएबल क्या है, तो मैं नहीं कर सकता सर, क्योंकि बहुत सारे केसेस पॉसिबल होंगे। यही कहानी जीरो के साथ भी होगी। ऑब्वियस ही बात है सर, जीरो इज अगेन अ कांस्टेंट टर्म। यहां पे भी आप वेरिएबल डिसाइड नहीं कर सकते। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना। क्लियर? अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। इसको नोट कर लो, किसी को नोट करना है तो। अब देखो, हमारा ओरिजिनल टॉपिक क्या है कि इस लेक्चर में हम अपने पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन देखना चाह रहे हैं। किसके बेसिस पे सर? तो नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे। तो हमने बहुत अच्छे से सीखा था सर कि मेरे पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकता है, मेरे पॉलिनोमियल में 2 टर्म भी हो सकता है, मेरे पॉलिनोमियल में 3 भी हो सकता है, 10 टर्म भी हो सकता है, 50 टर्म भी हो सकते हैं, 1 करोड़ टर्म भी हो सकते हैं सर। यानी कि सर, एक टर्म वाला भी पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, 2 टर्म वाला भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, 3 टर्म वाला भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, और भी ज्यादा टर्म्स होंगे तो भी पॉलिनोमियल कहलाएगा सर। क्लियर है? लेकिन क्या इस टर्म्स के नंबर के बेसिस पे हम कोई स्पेशल नाम रख सकते हैं सर? तो बिल्कुल स्पेशल नाम। देखो, वो स्पेशल नाम क्या है? मान लो आपके पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। कितने टर्म है सर? सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। तो ऐसे पॉलिनोमियल का क्या स्पेशल नाम है सर? तो ऐसे पॉलिनोमियल को स्पेशली हम मोनोमियल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? मोनोमियल। जहां पे मोनो का मतलब ही होता है 1। मोनो का क्या मतलब होता है सर? 1। तो यहां से यह क्लियर होता है कि एक टर्म वाले हम अपने पॉलिनोमियल को सर क्या बोल सकते हैं? मोनोमियल बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखो, इसी तरीके से मान लो मेरे पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स है सर? 2 टर्म्स है। तो जो 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल होता है ना, उसका क्या स्पेशल नाम होता है सर? तो उसका स्पेशल नाम होता है सर बाइनोमियल। क्या होता है सर? बाइनोमियल। क्लियर? इसी तरीके से मान लो मेरे पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है सर? 3 टर्म्स है। तो उसको हमने एक स्पेशल नाम दिया ट्राइनोमियल। क्या नाम दिया सर? ट्राइनोमियल। अब यहां से मेरी बात को समझना, मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही है, बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही है, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही है सर। क्योंकि बहुत अच्छे से सीखा था कि हम अगर मेरे पास एक टर्म है तो उसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। एक से ज्यादा टर्म्स है जो कि आपस में प्लस साइन से कनेक्टेड हो तो उसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन इसी पॉलिनोमियल कहने में हम चाहें तो टर्म्स की संख्या के बेसिस पे एक स्पेशल नाम भी रख सकते हैं सर। अगर मेरे पास एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, अगर 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल है तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, अगर 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब देखो, ये जो स्पेशल नेमिंग है ना, ये यहीं पे आके रुक जाती है। अब ऐसा नहीं है कि 4 टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल बोल देंगे, 5 टर्म है तो पेंटानोमियल बोल देंगे, 6 टर्म है तो हेक्सानोमियल बोल देंगे। तो इतना अननेसेसरी नहीं करना था। उन्होंने जो नॉमेनक्लेचर दिया वो ट्राइनोमियल तक दिया। अब इसके आगे उन्होंने नॉर्मल क्या कह दिया कि इसके आगे कुछ भी आ जाए उसको पॉलिनोमियल ही कहना, इसके आगे जो भी आ जाए उसको पॉलिनोमियल ही कहना। तो यहां पे एक चीज क्लियर है ना, सारे के सारे पॉलिनोमियल ही हैं। मोनोमियल भी एक टाइप का पॉलिनोमियल ही है, बाइनोमियल भी एक टाइप का पॉलिनोमियल ही है, ट्राइनोमियल भी एक टाइप का पॉलिनोमियल ही है।
लेकिन ये जो स्पेशली 1 टर्म 2 टर्म या 3 टर्म वाले होते हैं ना, उनको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, बस सिंपल। बाकी सारे के सारे टर्म वाले मेरे पॉलिनोमियल ही कहलाते हैं, इस चीज पे क्लियर है ना। इसी वजह से ये एरोहेड मैंने बनाया कि एक टर्म वाला है तो मोनोमियल बोला, लेकिन ये मोनोमियल भी पॉलिनोमियल का ही एक टाइप है। इसी तरीके से 2 टर्म वाले को आपने बाइनोमियल बोला, लेकिन ये बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। अगेन 3 टर्म वाले को आपने ट्राइनोमियल बोला, तो ये ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। अब 3 से ज्यादा के लिए ना हमने नाम चेंज नहीं किए, नॉर्मली क्या कह दिया कि अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबको तुम पॉलिनोमियल कहना। इसी वजह से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा 3 तक स्पेशल नाम है, चौथे से स्पेशल नाम नहीं है, तो चौथे से पॉलिनोमियल कह देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ध्यान से मेरी बात को सुनना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यह मिसकंसेप्शन होता है कि 3 से ज्यादा टर्म्स है तभी पॉलिनोमियल कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 से कम टर्म्स भी है तो भी पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसको याद रखना। क्या ध्यान में रखोगे, एक टर्म हो या एक से ज्यादा टर्म हो, है सारे के सारे पॉलिनोमियल ही। एक टर्म हो या एक से ज्यादा टर्म हो, है सारे के सारे पॉलिनोमियल ही। लेकिन पॉलिनोमियल के ही अंदर एक टर्म वाले को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, 2 टर्म वाले को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, 3 टर्म वाले को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, दैट्स इट। एक टर्म वाले का नाम है मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है 1। 2 टर्म वाले का नाम है बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2। 3 टर्म वाले का नाम है ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3। कहानी हो गई खत्म, क्लियर। तो यहां पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स खत्म होता है, और यहां से बहुत सारे मेरे पॉलिनोमियल्स के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, जो कि क्लियर करना बहुत जरूरी था। ये चीजें समझ में आई। अब देखो यहां पे अब हमने जो सीखा उस पे बेस्ड कुछ सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो सवाल क्या है। अब यहां पे ये सवाल आपके सामने मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखो। आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, और इन एग्जांपल्स में ना आपको पॉलिनोमियल में जो आपने क्लासिफिकेशन सीखा ना, उस क्लासिफिकेशन को अप्लाई करके बताना है। यानी कि ये जितने 6 के 6 एग्जांपल मैंने लिए हैं, इन 6 के 6 एग्जांपल में आपको बताना है कि अगर मैं डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई करूं तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा, और अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई करूं तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा। सवाल क्लियर है? आपके सामने 6 एग्जांपल हैं, और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं इसको डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई करूं तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, अगर इसको नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई करूं तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा। सवाल क्लियर हो गया? अब एक एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस 43। अब सबसे पहले डिग्री के बेसिस पे बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है। तो क्लियरली दिख रहा है सर, इस पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री है सर, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है सर, 2। यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है सर, एक क्वाड्रेटिक है, यानी डिग्री के बेसिस पे सर क्वाड्रेटिक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बताओ तो क्या बताओगे सर, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आप कहोगे सर, अब ध्यान से देखना, 1 2 3 टर्म है सर, 1 2 3 टर्म है, तो 3 टर्म है यानी कि सर ट्राइनोमियल है, ये आप कहोगे। और जैसे ही आप कहोगे आप उसी स्पीड से गलत हो गए। अब देखो क्यों गलत हुए। अब यहां पे अगेन आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल भूल गए, जो मैंने आपको कहा था हमेशा याद रखना, कि आपको कई बार जो एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं ना, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होते। तो हमेशा पहले उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, उसके बाद ही कुछ सोचो। पूरे पॉलिनोमियल के चैप्टर में ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना, कि पॉलिनोमियल पे कुछ भी सोचना है ना, तो पहले यह देखो कि सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है कि नहीं। अगर सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करो, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक बार जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होके आ गया ना, उसके बाद आपको जो सवाल कहे आप वो सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहला काम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना। और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी आपको देखते रहना पड़ेगा कि वो चीज और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है या नहीं। अब देखो आपने गलती क्यों की, गलती आपकी इसलिए हुई क्योंकि आपको लग रहा है यहां पे 3 टर्म है, लेकिन एक्चुअली यहां पे 2 ही टर्म है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो मेरी बात को। अब मैं अगर अपने पॉलिनोमियल को देखूं, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं किस टाइप का पॉलिनोमियल, बस अगर मैं अपने पॉलिनोमियल को देखूं तो क्लियरली एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस 43 दिख रहा है। अब क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि 17 माइनस 43 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल है ना, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर, और सिंप्लीफाई करके उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं सर।
एक बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होके आ गया, उसके बाद अब जो भी सवाल पूछोगे सर उसका मैं जवाब दे दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी पॉलिनोमियल के अंदर सिंप्लीफिकेशन पहले दिखती है तो पहले सिंप्लीफिकेशन करोगे, उसके बाद ही कुछ सोचोगे, ये हमेशा याद रखना। क्लियर? अब यहां पे क्लियरली दिख रहा है सर +17 -43, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं सर? क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव साइन वाला नंबर बड़ा है, यहां पे माइनस होगा मतलब। अब यहां पे रिजल्ट कितना आएगा सर? तो मुझे 43 में 17 घटाना है, तो देखो मैं क्या करता हूं, 43 में 20 घटा देता हूं। कितना हो जाएगा सर? 43 में 20 घटाऊंगा तो 23 हो जाएगा, लेकिन आपने 3 एक्स्ट्रा घटा दिया है, यानी कि आपका आंसर होगा 26। देखा मैंने कैसे कैलकुलेशन किया? मुझे 17 - 43 करना था, तो मैंने क्या देखा, नेगेटिव साइन वाला नंबर बड़ा है, यानी यहां नेगेटिव साइन आएगा। आगे 43 में से मुझे 17 घटाना है, तो मैंने 43 में 20 घटाया, तो 43 में 20 घटाना आसान था, ये कैलकुलेशन ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। तो 43 में 20 घटाएंगे तो 23 आएगा, लेकिन आपने क्या घटाया? 20। आपको क्या घटाना था? 17, यानी कि आपने 3 एक्स्ट्रा घटाया, तो उस 3 एक्स्ट्रा को कंपनसेट किया मैंने, 23 में 3 को कंपनसेट किया, 26 हो गया। यानी कि अब मैंने अपने पॉलिनोमियल को सर सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया है। अब मैं इस पे सोच सकता हूं, अब जो भी बोलो, अब मैं सोच के बता सकता हूं कि हां, अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स पे बात करूं तो क्लियरली दिख रहा है कि इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है, यानी कि ये एक्चुअली में क्या है सर? एक बाइनोमियल है। क्या है सर? एक्चुअली में एक बाइनोमियल है। और यहीं पे अगर मैं डिग्री के बेसिस पे बात करूं सर, तो डिग्री के बेसिस पे बात करना बहुत आसान है। क्लियरली दिख रहा है सर कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है सर? तो डिग्री इसकी 2 है, यानी कि सर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, यानी सर ये पॉलिनोमियल एक साथ बाइनोमियल भी है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। इसको पहले नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल मैंने लिया x³ + 3 1/2। क्या सवाल है? x³ + 3 1/2। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, क्या इसको और ज्यादा पहले सिंप्लीफाई कर सकते हो? क्योंकि अब एक चीज समझ में आ गई है सर, पॉलिनोमियल से कुछ भी काम लेना है तो पहले ये देखो सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले। अब सिंप्लीफाई करने का यह मतलब नहीं है कि कुछ भी कर दिया, सिंप्लीफाई करने का यह मतलब नहीं है कुछ भी कर दिया, सिंप्लीफाई करते ही इसलिए है ताकि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकें। क्लियर? तो सर मान लो यहां पे अपने पॉलिनोमियल को मैं देख रहा हूं तो क्लियरली दिख रहा है सर कि ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे सर? यहां पे एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अगर मैं चाहूं तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके सर ऐसा लिख सकता हूं। कैसा? 3 2 6 + 1 7/2 सर। अब ये जाके बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है और ये सर स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। अब यहां से मैं कह सकता हूं सर डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करूंगा तो कितनी है पॉलिनोमियल की डिग्री सर? 3 है। तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इसको हम क्या कह देंगे सर? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कह देंगे सर? क्यूबिक पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे सर तो 1 टर्म 2 टर्म, यानी कुल मिला के है क्या सर? बाइनोमियल। क्या है सर? बाइनोमियल। यानी ये एक साथ बाइनोमियल भी है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नोट कर लो इसको पहले। नेक्स्ट सवाल देखो 7। ठीक है, अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतना तो क्लियर है सर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब सबसे पहले डिग्री के बेसिस पे बात करें सर तो 0 डिग्री के लिए कोई ऐसा स्पेशल नाम नहीं है सर, तो हमने 0 डिग्री के लिए स्पेशल नाम क्या दिया है? कांस्टेंट टर्म का। तो नॉर्मली सर मैं इसको कांस्टेंट टर्म बोल सकता हूं क्योंकि डिग्री के बेसिस पे 0 डिग्री के लिए हमने कोई स्पेशल नाम नहीं सीखा था सर। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात करें सर तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, यानी कि सर ये एक मोनोमियल है। क्या है सर? मोनोमियल है। अब देखो यहां पे नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल क्या कह रहा है यहां पे? x³ + 2x² - 5x²। अब अगेन, अब जो आपको सिखा दिया है ना उसको अप्लाई करने में हिचकिचाओ मत। कभी भी कोई पॉलिनोमियल दिखे तो सबसे पहले देखो क्या और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं, और सिंप्लीफिकेशन करने से फायदा होना चाहिए। क्या फायदा होना चाहिए सर? कि सिंप्लीफाई करने के बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए, और जैसे ही वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा अब हम अपनी सारी चीजों को कंपेयर करके देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी मैं अपने पॉलिनोमियल को देख रहा हूं तो क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ये और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि x² वाले यहां पे क्लियरली मुझे 2 टर्म दिख रहे हैं सर। तो अगर इसको मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करूंगा सर तो x³ का तो x³ ही हो गया, प्लस 2x² - 5x², कुल मिला के सर -3x² हो जाएगा। यानी कि अब जाके मेरा जो पॉलिनोमियल है सर वो सिंप्लीफाई हुआ। अब जाके ये सिंप्लीफाई हुआ है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हुआ है, तो अब इस पे आप जो भी सवाल पूछोगे सर उसको मैं आंसर कर सकता हूं।
तो सबसे पहले डिग्री के बेसिस पे बात करें सर, तो डिग्री के बेसिस पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि सर ये एक थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, जिसका स्पेशल नाम हमने क्या सीखा था सर, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात करें सर, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे सर इसमें दो टर्म्स है, यानी कि सर ये क्या है, एक बाइनोमियल है। क्या है सर, एक बाइनोमियल है, यानी कि सर ये एक साथ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है और एक बाइनोमियल भी है। नोट डाउन करो इसको। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है सर, 8 + 3। अब देखो ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, देख के समझ में आ रहा है सर, और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 11 हो जाएगा। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म भी रहे तो वो एक पॉलिनोमियल होता है। यानी कि यहां से दिख रहा है सर 0 डिग्री का है, 0 डिग्री के लिए स्पेशल नाम हमने पढ़ा नहीं था, 0 डिग्री के लिए हमने सिंपली इसको कांस्टेंट टर्म कहा। क्या कहा, कांस्टेंट टर्म। और ऐसे अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे सोचूं सर, तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है, यानी कि इसको मैं सर मोनोमियल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं सर, मोनोमियल बोल सकता हूं। नोट डाउन करो इसको। अब अपना फाइनल एग्जांपल देखते हैं। अब देखो फाइनल एग्जांपल क्या है सर, 21x - 2x। अब फिर से वही कहानी सर, क्लियरली दिख रहा है कि मेरा जो पॉलिनोमियल है और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 21x में 2x को घटाऊंगा सर, 19x हो जाएगा। अब जाके सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, अब मैं इस पे सोच सकता हूं। अब अगर मैं डिग्री के बेसिस पे बात करूं सर, तो क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है सर, 1 है। और अगर 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता है तो उसका स्पेशल नाम क्या होता है सर, लीनियर पॉलिनोमियल। और यहीं पे अगर सर मैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात करूं तो सर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, यानी एक टर्म वाले को सर हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मोनोमियल कहते हैं। तो इतने एग्जांपल्स में मुझे नहीं लगता है अब आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहा होगा, क्योंकि अब आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो, किसी भी पॉलिनोमियल को देख के टर्म्स के बेसिस पे भी जज कर सकते हो और डिग्री के बेसिस पे भी जज कर सकते हो कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। अब इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब एक दूसरी चीज सीखेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। कहीं पे भी लगा कुछ क्लियर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।